सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी जो थ्योरी है साइकोलॉजी में, उनकी सबसे पहले उनकी डिपेंड मतलब किस पे बेस्ड है, उनकी जो थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है वो समझेंगे। उन जैसे कि हमने बात की थी कि साइकोलॉजी में मेजर टाइप की जो थ्योरीज हैं, वो एक थी बिहेवियरल थ्योरी। ठीक है, बिहेवियरल में उन्होंने क्या बोला था, आते हैं हम अपने टॉपिक पे, पहले इस बेस को थोड़ा समझ लेते हैं कि जो एक सेकंड यहाँ से दिखता है, देखिए ब्रांचेस हुआ, हाँ, इसमें जो ब्रांचेस हैं, अब यहाँ पे बताया गया था मेजर थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें कुछ थ्योरीज दिए थे कि लाइक बिहेवियरल थ्योरी। बिहेवियर मतलब लोगों के बिहेवियर से एक स्पेसिफिक सिचुएशन में किसी का बिहेवियर क्या हो सकता है, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। ये बिहेवियरल थ्योरी ने बताया था। ठीक है, कॉग्निटिव ने क्या बताया कि उनका जो उनकी इंटरनल स्टेट क्या होती है, अनुभूति मतलब वो कैसा अनुभव करते हैं, उससे उनकी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है। उसके बाद आई थी तीसरी, तो जो थी मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो थी साइकोडायनेमिक थ्योरी, चेतन और अवचेतन मन वाली। उसको थोड़ा समझते हैं बिकॉज आगे का जो कंसेप्ट है सिगमंड फ्रॉइड वाला, वो इसी थ्योरी पे बेस्ड है। तो साइकोडायनेमिक थ्योरी को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। Psychodynamic theories examine the unconscious concept that shape our emotion, attitude and personalities। है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी को क्या बनाता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड का एक कंसेप्ट इस थ्योरी में दिया गया था। उस अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हमारे चलती रहती है, हमेशा एक द्वंद्व जैसा चलते रहता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है, ऐसा बताया था। पर्सनैलिटी डिसाइड होने का अर्थ क्या होता है, हमारे इमोशंस किस तरह के रहेंगे, हमारा एटीट्यूड क्या रहेगा, हमारी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, दैट मीन्स हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा, ये सब वो अनकॉन्शियस माइंड डिसाइड करता है, उस पर बेस्ड होता है। तो साइकोडायनेमिक अप्रोच सीक्स टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ अनकॉन्शियस बिहेवियर। मतलब कुछ ऐसा भी बिहेवियर, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम बिन सोचे समझे भी करते हैं, वो हमारा बिहेवियर होता है। तो ये हमारे चेतन और अवचेतन मन से प्रभावित होती है हमारी हमारी जो पर्सनालिटी है। साइकोडायनेमिक थ्योरी में ये बताया गया, और सिगमंड फ्रॉइड ने इसी थ्योरी पे आगे काम किया। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, that our adult behavior have their roots in our childhood experiences, and that the person is made up of three parts: the id, the ego and the superego। मतलब उन्होंने बताया कि हम जो एक अडल्ट जो होता है, उनका जो एक स्पेसिफिक बिहेवियर होता है, वो उनके चाइल्डहुड के, बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं, उन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और वो क्या है, वो तीन पार्ट से बना होता है वो बिहेवियर: द ईड, द ईगो एंड द सुपर ईगो। इसको समझेंगे हम। यहाँ से समझेंगे फ्रॉइड की जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है, वो कह रही है कि कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और एक सब कॉन्शियस माइंड हमारा होता है, उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है, हमारी पर्सनैलिटी डिसाइड होती है कि किस तरह की रहेगी। मतलब कि जो साइकोडायनेमिक थ्योरी है वो अल्टीमेटली हमारी बचपन की घटनाओं पे और हमारे सपनों पे बेस्ड होती है। तो इस थ्योरी को हम आगे समझ लेते हैं कि क्या उन्होंने बताना चाहा है इस थ्योरी के थ्रू। साइको एनालिटिकल थ्योरी। Psychoanalytical theory is a part of a collection of psychological theories and therapeutic technique originating in the work of Sigmund Freud, who developed psychoanalytical theory। सिगमंड फ्रॉइड का आपको एक टॉपिक है, उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये साइको एनालिटिकल थ्योरी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उनका इंट्रोडक्शन देके, एंड देन आपको इस थ्योरी को एक्सप्लेन करना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस थ्योरी के? This theory
encompasses the idea that all people have unconscious thoughts, memories, emotions and desires. ये वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग जैसे अभी हमने समझ लिया कि बचपन की घटनाएं और हमारे सपनों पे बेस्ड होती है। तो इसका मतलब उनका कहना है सिगमंड फ्रॉइड का कि जो भी हमारा बिहेवियर जो हमारा एक पर्सनैलिटी होती है वो किन चीज़ों पे बेस्ड होती है, जो भी हाँ हाँ वो उन चीज़ों पे बेस्ड होती है। तो मतलब हमारा जो पर्सनैलिटी है वो कॉन्शियस प्री कॉन्शियस और सबकॉन्शियस इन तीनों से माइंड से मिलके बना होता है। इसके अलावा इनमें क्या चलता है, इन माइंड में हमारे थॉट चलते हैं, हमारी मेमोरीज चलती है और हमारे इमोशंस। इसके अलावा हमारे डिजायर्स, मतलब इच्छाएं भी तो माइंड में ही होती हैं, माइंड का हमारे ब्रेन का प्रोसेस का एक पार्ट है। वैसे ही थॉट्स, वो भी विचार भी हमारे ब्रेन का एक पार्ट है, मेमोरीज भी हमारे ब्रेन के अलग अलग जगह होती है इन सब की। हमारा जो एक सिंपल सा माइंड या ब्रेन जिसको बोलते हैं वो जो दिखता है फिजिकली, जो हमको एक स्ट्रक्चर दिखना है अपने ब्रेन का, उसके अंदर इन सब चीज़ों की जगह अलग अलग होती है। मेमोरीज की जगह अलग है, थॉट्स के लिए जगह अलग है, इमोशंस का पार्ट अलग है और डिज़ायर्स मतलब इच्छाओं का पार्ट अलग है। तो ये सब चीज़ें कहाँ चलती हैं, उनका मैं कहना है ये तीन चीज़ें, ये सब चीज़ें तीन अलग अलग ब्रेन के अलग अलग पार्ट में चलती हैं। वो है कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। एंड दैट थ्योरी शुड बी यूज टू एक्सेस द माइंड्स रिप्रेस्ड, या समझ लीजिए सप्रेस्ड जो फीलिंग होती है ना, उनको समझने के लिए। जैसे कि देखिए ये सब थ्योरीज कहाँ काम आती हैं। जैसे कि हम बात करें साइकोलॉजिकल थ्योरीज की, तो साइकोलॉजिस्ट को किसी का बिहेवियर समझने के लिए इन सब थ्योरीज को बेस बना के काम करना होता है। जैसे किसी का अबनॉर्मल बिहेवियर है और समझ नहीं आ रहा है कि वो क्यों है, उसके तो एट प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमको ऐसे लगे कि उसके बिहेवियर के लिए जिम्मेदार हो सकती है। तो उनको फिर अल्टीमेटली क्या स्टडी करना पड़ता है, उनके बचपन में कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई जिसकी वजह से वो आज उनका बिहेवियर ऐसा है। वो कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट तो ऐसा नहीं था जिसको उन्होंने किसी को शेयर नहीं कर पाया, जिसके लिए वो अपने आप को अपराधी समझता है, अपने आप को ज़िम्मेदार समझता है। ऐसी कोई चीज़, एक्टिविटी उन्होंने अगर बचपन में की है, चाइल्डहुड कोई मेमोरी है जो उनको परेशान कर रही है, तो इन सब थ्योरीज़ को बेस बना के साइकोलॉजिस्ट को इन पे काम करना होता है। इसीलिए ये बहुत थेरेपी पर्पज़ से ये थ्योरीज़ यूज़फुल होते हैं। तो मेथड क्या है इस थ्योरी का? Sigmund Freud's psychoanalytical theory states that human personalities evolve through a series of phases. हमारी जो पर्सनैलिटी है वो इन तीन चीज़ों से बनी है, द ईड, द ईगो एंड द सुपर ईगो, जिसमें कि हमारे कॉन्शियसनेस के तीन लेवल्स माने गए हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड। और हमारी पर्सनैलिटी इन तीनों में एक स्ट्रगल चलते रहता है। कैसा स्ट्रगल? जिसको हम हिंदी में जानते हैं द्वंद के नाम से। आपने भी कभी फील किया होगा कि मैं ये करूं या मैं वो करूं, ऐसा ठीक रहेगा या वैसा ठीक रहेगा। तो ये जो द्वंद होता है ना, जब हम किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते या बहुत मुश्किल के बाद पहुंच पाते हैं, ये जो चीज़ है ये इन्हीं के स्ट्रगल का नतीजा है, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड का। ही बिलीव्ड, मतलब कौन? सिगमंड फ्रॉइड। उन्होंने क्या माना था कि दीज थ्री लेवल्स ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ईड, द ईगो एंड द सुपर ईगो। ये तीनों जो लेवल हैं हमारे माइंड के, ये किससे इन्फ्लुएंस होते हैं? ईड, ईगो और सुपर ईगो से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब ईड ईगो क्या है वो समझेंगे हम। उन्होंने ये मॉडल दिया था एक, ये फ्रूड का मॉडल है, आइसबर्ग मॉडल बोलते हैं इसको। उन्होंने एक मॉडल दिया था और इसके थ्रू हमारे माइंड के प्रोसेस को समझाने की कोशिश की थी, कैसे हमारा ब्रेन काम करता है, कैसे हमारे ब्रेन में अलग अलग बातें चलती हैं और फिर हम एक नतीजे पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो पहले ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस चीज को समझ लेंगे। अनकॉन्शियस का मतलब उन्होंने क्या बताया? विच एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ योर अवेयरनेस एट ऑल टाइम, जो आपके अवेयरनेस के अलावा जो चीज़ें हैं, बाहर
बाहरी दुनिया में जो आपकी अवेयरनेस के अलावा जो चीज़ें हैं वो है अनकॉन्शियस माइंड। दूसरा है प्री कॉन्शियस माइंड, विच इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन दैट यू आर नॉट करेंटली अवेयर ऑफ बट दैट कैन बी रिकॉल्ड फाइनली। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं, अभी आपके माइंड में नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अगर आप उनको याद करोगे तो ईजिली आपको याद आ जाएंगी या थोड़ी मुश्किल से याद आ जाएंगी। वो हमारे प्री कॉन्शियस माइंड में होती है। अनकॉन्शियस माइंड का क्या बताया गया, पहला वाला जो था, सबकॉन्शियस या जिसको एक सेकंड माइक म्यूट कर लीजिए, क्या बताया गया कि हमारे अवेयरनेस जिन पे हमारा ध्यान नहीं होता लेकिन वो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं माइंड में, ठीक है। प्री कॉन्शियस बताया गया कि भूल चुके हो, बिल्कुल भी उनकी तरफ ध्यान नहीं है लेकिन रिकॉल करने पे आपको याद आ जाएंगी। तीसरा है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस मतलब इट इज़ योर करंट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, अभी आप जिस स्थिति में हो, जो आपका अवेयरनेस का अभी जो स्टेट है वो कहलाता है कॉन्शियस। ऐसे हम बोलते हैं ना, हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं, आपका जो अवेयरनेस का करंट स्टेट है वो कहलाता है कॉन्शियस माइंड, ठीक है। अब समझेंगे ईड ईगो एंड सुपर ईगो को। फ्रूट्स स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है एक तरह से। तो इन्होंने इसको तीन, मतलब साइकोलॉजी मतलब है ना ब्रेन का जो फंक्शनिंग है, प्रोसेस है, वो समझना, ठीक है। तो ये है हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट। फ्रूड के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया, हमारे माइंड में ये तीन चीज़ें होती हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ईड मत क्या, देयर आर थ्री पार्ट्स टू द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रूड थ्योरी, ठीक है। तो ईड का मतलब समझेंगे पहले। इस थ्योरी पे आने से पहले सिगमंड फ्रूड जो है उनको थोड़ा सा समझ लेते कि वो कौन थे जिन्होंने ये थ्योरी दी, जिसको आज बना बेस बना के थेरेपी पर्पस से यूज किया जाता है। सिगमंड फ्रूड इज सिगमंड फ्रूड इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस नेम in psychology, even though most of his ideas have been abandoned by modern psychology. His psychoanalytical theory formed the basis for many current psychodynamic theories. उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी तब, उस टाइम पे, उस थ्योरी को आज बेस बना के बहुत से दूसरे दूसरे थ्योरीज आए, बिकॉज उनकी थ्योरी को बेस बनाया गया कि हाँ ऐसा होता है। ईड ईगो सुपर ईड ईगो सुपर ईगो, साथ में कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वाला कंसेप्ट ये उन्होंने दे दिया। उसके बाद में कई सारे मॉडर्न थ्योरीज इनकी थ्योरी के बाद आए। फ्रूड was the first to discuss the unconscious mind and its role in human behavior. उन्होंने पहली बार बताया कि जो अनकॉन्शियस माइंड है ना, अनकॉन्शियस बोलते हैं ना हम, अनकॉन्शियस हो गया, वो माइंड में भी कुछ ना कुछ चीज़ें चलती हैं और उसका भी हमारे बिहेवियर पे बहुत गहरा असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, ऐसा फ्रूड ने बताया। तो ये इंट्रोडक्शन हमको देना है। तो अब जो स्ट्रक्चर बताया उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। पहला है द ईड। ईड क्या है? द ईड इज द फर्स्ट टू डेवलप। द ईड इज द बायोलॉजिकल कंपोनेंट ऑफ द पर्सनैलिटी and include your instinct. The id operates in our unconscious mind. It is like the little devil sitting on the cartoon character's shoulder that is always selfish and needy. It operates according to pleasure principle is the idea that all of your needs should be met immediately. ये ईड जो है ना, जो हम हर किसी के माइंड में काम करता है, कैसा होता है, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे छोटे बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे छोटे बच्चे कहीं मार्केट में जाते हैं तो वो कहते हैं जैसे चॉकलेट्स या कोई भी उनको जो पसंद है चीज़ें, उसके लिए वो एकदम से ज़िद करने लग जाते हैं। या बच्चों के साथ साथ ऐसा हमारे साथ भी कई बार होता है कि हमारा मन करता है कि ये चीज़ ले ली जाए, बस ले लेना है इसको। तो यहाँ पे जो इच्छा होती है ना किसी चीज़ की, डिज़ायर जो होता है वो होता है हमारा ईड। वो ये नहीं सोचता कि पॉकेट में पैसे हैं या नहीं, वो ये नहीं सोचता
बच्चा उस टाइम के चॉकलेट्स खाने से मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि ये मैं मेरे लिए इतना खाना मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है या नहीं। वो ईड मतलब एक, इसलिए उसको क्या दिया गया, एग्ज़ाम्पल दिया गया कि एक डेविल, एक राक्षस जो हमारे मन में होता है, वो जो गलत और सही का निर्णय हमको नहीं करने देता, सिर्फ़ अपनी इच्छा बता देता है। तो लिटिल डेविल सिटिंग ऑन द कार्टून्स कैरेक्टर, उसको बोला जाता है ईड, जो बस इच्छा करना जानता है, सही गलत से उसको कोई लेना देना नहीं है। उसने इच्छा की, उसको चाहिए। अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो वो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी क्रिएट कर सकता है हमारा माइंड कि हमको तो ये चीज़ चाहिए थी, हमको क्यों नहीं मिला। ऐसे ही द सुपर ईगो, सॉरी ईगो, पहले ईगो को पढ़ेंगे बाद में सुपर ईगो। हम्म ईगो क्या है? द ईगो ऑपरेट्स इन योर प्री कॉन्शियस माइंड। ये कैसा होता है? हमारे प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, हाँ ठीक है, अनकॉन्शियस, और इनसे इनको कनेक्ट रिलेट करना है कि वो पहले वाला जो था ना ईड, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का बिहेवियर था। द ईगो जो है वो हमारे प्री कॉन्शियस माइंड का बिहेवियर है। द ईगो ऑपरेट्स इन प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड। ये प्री कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में होता है। ईगो क्या करता है? जो बच्चे ने चॉकलेट खाने की इच्छा की, अब दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी दैट मेक्स योर डिसीजन। अब वो बच्चा डिसाइड करेगा, या हम उस बच्चे की जगह हम अपने आप को रखते हैं कि हमारे मन में कोई डिज़ायर आया, ठीक है, हमने इच्छा जाहिर की, पर हमारी एक जो बुद्धि होती है, हमारा जो ईगो होता है, वो देन डिसाइड करता है कि वो चीज़ करना ठीक है या नहीं है। दिस इज लाइक द कार्टून कैरेक्टर इन एग्जाम्पल, द ईगो इन द मिडल मेक द डिसीजन एंड फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। वो क्या करता है? डिसाइड करता है कि मुझे ये चॉकलेट लेना है या नहीं, मेरे पास पैसे हैं या नहीं, और जो भी नतीजा होता है फिर उस एक्टिविटी को करने का, ले लिया, तो उस कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो नतीजे जो भी होते हैं उनको ईगो फिर फेस करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा, पहले वाला था इच्छा, दूसरा वाला है उस पर डिसीजन, इच्छा पे। अब तीसरा द सुपर ईगो, मत ठीक है, तो सुपर ईगो क्या होता है? द सुपर ईगो इज लाइक द लिटिल एंजल। ये एक एंजल बोलते हैं ना, जो एक अच्छा कुछ हमारे लिए सोचता है, खराब चीजें उसके मन में नहीं आती है, तो इसलिए इसको लिटिल एंजल बोला गया। पहले वाले को एक राक्षस बोला गया, एक डेविल बोला गया। क्यों? क्योंकि वो अच्छा बुरा नहीं सोचता, वो सिर्फ इच्छा बता देता है। लेकिन सुपर ईगो क्या करता है? वो हमेशा कंसर्न करता है उस चीज को कि इट इज क्या करता है? इट इज ऑलवेज कंसर्न विद व्हाट इज सोशली एक्सेप्टेबल। मतलब सोशली एक्सेप्टेबल का मतलब है, जो चीज़ की मैंने इच्छा की, ईगो ने उसका डिसीजन ले लिया कि मुझे ये चीज़ लेनी है, या हो सकता है ईगो डिसाइड करे कि नहीं लेनी है, तो सी सुपर ईगो डिसाइड करता है, मतलब एक फाइनली एक फाइनल अजम्पशन या फाइनल एक जो कंक्लूजन जिसको बोलते हैं, वो पहुंचता है सुपर ईगो कि मुझे लेना सही है या नहीं लेना सही है, क्या सोशली एक्सेप्टेबल है। लाइक मेरी हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो खर्च नहीं हो जाएंगे जो मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं इस चीज़ को लूँ, ये तो गलत बात है। तो वो मोरालिटी को सपोर्ट करता है, क्या सही और क्या गलत है। ठीक है, तो द सुपर ईगो पुशेज यू टू ऑब्टेन द ईगो और योर व्यू ऑफ व्हाट इज राइट। मतलब वो क्या करता है? हमको क्या सही है ये जानने के लिए पुश करता है सुपर ईगो। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट योर कंसाइंस, मतलब और योर व्यू टू व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग। मतलब वो क्या करता है? सुपर ईगो हमेशा हमारे अंतरात्मा की आवाज़ सुनता है। कभी भी हमने देखा है, हमने फील किया है, कोई भी गलत चीज़ अगर हम करते हैं, हमको खुद को पता होता है कि वो चीज़ गलत है। कई केसेस में हमको फील होता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, बिकॉज या तो रिवेंज, कि हमको बदला लेना है, उन्होंने ऐसा किया इसलिए हमको करना है, या फिर हमारा वो जो डेविल वाला पार्ट है वो कह रहा है तो हम उसकी सुन के चल लेते हैं, लेकिन अपनी अंतरात्मा की, अपने सुपर ईगो की बात नहीं सुनते। इन केसेस में वैसे होता है। तो
इसमें बोला गया कि सुपर ईगो हमेशा अपने अंतरात्मा की, अपनी कंसाइंस का सुन के, समझ के चलता है। क्या समझ के? कि सोशली क्या एक्सेप्टेबल है और क्या नहीं है। हालांकि ईगो को, कई बार ईड को बहुत सी चीज़ें सही लगती हैं कि चलो पढ़ाई नहीं करेंगे, केवल अपन बस टाइम पास करेंगे, टीवी देखो, मूवीज देखो, एग्जाम दे देंगे जैसे भी। लेकिन ईगो डिसाइड करता है कि नहीं, एग्जाम पास में है, एंटरटेनमेंट और दूसरी चीज़ों के लिए हम बाद में टाइम निकाल सकते हैं। सुपर ईगो फिर फाइनल कंक्लूजन देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जो सिगमंड फ्रूड थे, उन्होंने यही बताया कि हमारे मन में जो द्वंद्व चलते हैं, हमारे ईड, ईगो और सुपर ईगो के बीच में, ये ही हमारी पर्सनैलिटी को डिसाइड करता है कि हमारी पर्सनैलिटी या हमारा बिहेवियर या हमारा मेंटल प्रोसेस किस तरीके का रहेगा। तो हम क्या नतीजे पे पहुंचते हैं ये सारा जानने के बाद में? द ईगो ऑपरेट अकॉर्डिंग द रियलिटी प्रिंसिपल। जैसे कि अभी हमने इस पिक्चर में देखा, ईड क्या होता है? एक सपनों की दुनिया में जीता है कि बस ये इच्छा हो गई तो कर दिया, उसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि पैसे हैं या नहीं, हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं चीज़। या ये केवल चॉकलेट की बात नहीं, किसी भी चीज़ में अगर हमको कोई कुछ बड़ा कुछ खरीदने का है, कोई हमारी इच्छा ऐसी है कि बंगलो, गाड़ी या कोई भी चीज़ हमारे मन में डिज़ायर है, तो अगर हम ये ना सोचें कि हमारे पास उतना सेविंग्स है या नहीं, या वो फ्यूचर के लिए सही डिसीजन रहेगा, ये भी ना सोचें और उस चीज़ को ले लें, तो ये किसके बेस पर डिसीजन लेना हो गया? ईड के बेसिस पे। हमने ईगो को अपना काम करने ही नहीं दिया। ईगो को पता होता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है कि मेरे पास ऑलरेडी अच्छा घर है, मेरे को और दूसरा नया कुछ देख के अपने मन में ऐसा डिज़ायर नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पास इतने सेविंग्स में नहीं है कि मैं 2-2 घर अफ़ोर्ड कर सकूँ या 2-2 कारें मेंटेन कर सकूँ। ये रियलिटी बात है, वो रियलिटी के बारे में सोचता है ईगो, कि क्या रियलिटी है, मेरे सेविंग्स कितने हैं, मेरे एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरी इनकम कितनी है। इस रियलिटी के बारे में सोचेगा ईगो और डिसाइड करेगा। अब सुपर ईगो इन सब से अलग एक पूरा एनालिसिस करेगा, क्या सोशली एक्सेप्टेबल है, और वो फाइनल डिसीजन लेगा। तो इस तरह से सुपर ईगो ईगो और ईड का जो थ्योरी है फ्रॉइड का, वो बहुत हेल्पफुल है थेरेपी पर्पस से। The reality principle is the idea that the desire of the id must be satisfied in a method that is both socially appropriate and realistic. The ego must mediate the demands of the id, the superego, and the reality. इन द्वंद्व में, जो माइंड में हमारे भी ये तीनों काम करते हैं, तो इनमें तालमेल बिठाना, इन तीनों को अपना काम प्रॉपर में करने देना, यही सही पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। अब है क्या मतलब, इन तीनों चीज़ों के बारे में एक बार इसको रिवाइज करते हैं। ईड को बताया गया, प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स। ये साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, मतलब साइकोलॉजिकल मीन्स हमारे मन में किसी इच्छा का आ जाना कि हमको ये चाहिए ही, हमको तो ये चाहिए, वो साइकोलॉजिकल नीड कहलाएगा, है ना? जैसे कि वो कुछ भी खुशी या किसी चीज़ में प्लेज़र ढूँढना, प्लेज़र मतलब कोई भी चीज़ अच्छी लगना, चाहे वो खाने-पीने की चीज़ क्यों ना हो, चाहे वो घूमना-फिरना हो, चाहे वो टूर्स करना हो, जो भी चीज़ है जिसमें बस मज़ा आता है। या ऐसे बोल दीजिए कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको जिनमें खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें ईड के अंडर आएँगी। अवॉइड करता है, पेन नहीं चाहिए, दुःख तकलीफ़ इसको पसंद नहीं होती है, इसको केवल अच्छा लगता है खुशी, सुख, संतुष्टि। इसके अलावा जो ईगो है, वो क्या है? अवेयरनेस ऑफ वन्स सेल्फ एंड एबिलिटी टू इंटरैक्ट विद द वर्ल्ड। अब जो है, पहले सुपर ईगो को पढ़ लेते हैं, फिर ईगो पे आएँगे, देखो उसका रीज़न है। ये क्या है? ये हमारे मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं सुपर ईगो, रूल्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है ना? कई बार बहुत सी चीज़ें हमको सही लगती हैं और हम करना भी चाहते हैं, पर हम क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज़ सोशली वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सोसाइटी के रूल्स के अकॉर्डिंग वो चीज़ नहीं हो सकती, तो हम उसको सोचते हैं कि नहीं, ये करना ठीक नहीं है,
बिकॉज़ सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मेरा तो मन है और ये लीगली भी ओके है, लेकिन सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहीं न कहीं वो हमारे मॉरल्स में ही आ जाता है ना। हमको लोगों के बारे में सोच के भी कुछ चीज़ें करनी होती है कि सोसाइटी में आपको ठीक लग रहा है, आपने कुछ काम किया, बट आपकी वजह से आपके आस-पास की सराउंडिंग में लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रहा है, सोसाइटी में लोगों को प्रॉब्लम है, तो वो क्या होगा, मॉरल प्रिंसिपल्स में वो नहीं आता या सोसाइटी के रूल्स में वो फिट नहीं बैठता। तो हम उस जगह पे, या इसको बोल सकते हैं कंसाइंस, मतलब हमारे अंतरात्मा की आवाज़ उसको मना करती है ऐसी चीज़ों को। जो सोसाइटी के रूल्स में नहीं आती जो चीज़ें, वो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ वैसे ही बोलती है कि नहीं-नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोगों के लिए, दूसरों के लिए खराब है, दूसरों के लिए नुकसानदायक है, या इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये हमारे अंतरात्मा की आवाज़, मतलब सुपर ईगो। तीसरा जो ईगो है, वो ईड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बिठाने का काम करता है हमेशा। कैसे करता है वो बैलेंस? वो क्या करता है, रियलिटी से हमको बताता है कि अरे तुम्हारी रियलिटी है, तुम इतना ज़्यादा मत सोचो। जैसे किसी ने सोचा कि मुझे तो क्लास टॉप करना है, ठीक है? बट वो पढ़ाई तो ज़्यादा नहीं करता, उसकी इच्छा बहुत है कि मुझे टॉप करना है या मुझे हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, लेकिन पढ़ाई उतनी ज़्यादा नहीं है। तो सुपर ईगो क्या करवाएगा, सुपर ईगो उसको एनालिसिस करवाएगा, बट ईगो उसको उसकी रियलिटी से बताएगा कि आपकी रियलिटी ये है कि आपको ये डिज़ायर तो है, बट आपको उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ स्टैंड नहीं करते हो, आपको और उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस तरह से ईगो, सुपर ईगो और ईड हमारे माइंड में हमेशा काम करते रहते हैं, और उनके द्वंद में ही हम अल्टीमेटली किसी डिसीज़न पे पहुँचते हैं, और जो फाइनली हमारा डिसीज़न होता है वही हमारी पर्सनैलिटी है। सो दिस इज़ द फ्रूट्स psychoanalytical theory of id, ego, and superego.